नमस्कार दर्शकों, मैं एच.वी. शास्त्री, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कानून टीवी। आज हम एक ऐसे पुराने मगर बेहद महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उदय नारायण वाजपेयी बनाम श्रीमती कुसुम वाजपेयी, जिसका रिपोर्टेड साइटेशन है AIR 1975 इलाहाबाद और पेज 94। यह फैसला पारिवारिक कानूनी प्रक्रियाओं में एडल्ट्री यानी व्यभिचार के आधार पर तलाक, न्यायिक अलगाव के मामलों में एडल्टरर को जुड़ा या इम्प्लीड करने या को रेस्पोंडेंट की आवश्यकता तथा नॉन ज्वाइंडर के प्रभाव पर निर्णायक मार्गदर्शन करता है। इस निर्णय का प्रभाव बाद के कई निर्णयों पर, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में देखा गया है। केस का संक्षिप्त विवरण क्या है? उदय नारायण वाजपेयी का मामला मूल रूप से पारिवारिक विवाद था, जिसमें पति अपीलांट ने अपनी पत्नी श्रीमती कुसुम वाजपेयी पर व्यभिचार यानी एडल्ट्री का आरोप लगाकर तलाक व अन्य राहतों के लिए पटिशन दाखिल की। परंपरागत रूप से हिंदू विवाह तलाक से जुड़े मामलों में यदि पति पत्नी में से किसी एक ने दूसरे पर व्यभिचार का आरोप लगाया है तो आरोपित तीसरे पक्ष यानी कि एलिज्ड एडल्टर को रेस्पोंडेंट बनाना सामान्य प्रथा है, ताकि अदालत पूरे प्रामाणिक तथ्यों के समक्ष मुकाम तय कर सके और कोल्यूजन यानी संगठन की संभावना को टाला जा सके। इस केस में दर्ज की गई कार्रवाई और प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर अनेक सवाल खड़े किए गए कि क्या बिना एलिज्ड एडल्टरर को जोड़े अदालत आगे बढ़कर उस मुद्दे पर एविडेंस या इशू फ्रेम कर सकती है। इसी प्रश्न पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया। इसमें लीगल क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले हम उस पर विचार करते हैं। मुख्य इसमें जो कानूनी मुद्दे थे या विधिक प्रश्न थे वह यह थे। 3 प्रश्न इसमें विधिक प्रश्न थे। पहला विधिक प्रश्न यह था कि क्या जहां तलाक या विवाह विच्छेद हेतु एडल्ट्री का आरोप लगाया गया है वहां एलिज्ड एडल्टर को जरूरी पार्टी, नेसेसरी पार्टी माना जाए। नंबर 2, यदि एलिज्ड एडल्टर को इम्प्लीड नहीं किया गया तो ट्रायल कोर्ट द्वारा उस मुद्दे पर इशू फ्रेम्ड करना या एविडेंस एडमिट करना क्या जूरिसडिक्शनल एरर होगा, न्यायिक गलती होगा। नंबर 3, क्या किसी विशेष परिस्थितियों में गैर ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर की कमी को अदालत माफ़ कर सकती है या रूल अथवा लोकल प्रैक्टिस में एक्सेप्शन माना जा सकता है। उदय नारायण निर्णय में इन प्रश्नों पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट रेखा खींची है। इसमें रीजनिंग दी गई है, कारण दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जहां किसी भी डाइवोर्स पिटीशन में एडल्ट्री का आरोप लगाया जाता है वहां एलिज्ड एडल्टर को इम्प्लीड होना यानी उस तीसरे व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में शामिल करना व्यावहारिक और कानूनी दृष्टि से आवश्यक होता है, जिसके इस कारण इस प्रकार है। न्यायिक निष्पक्षता व समुचित प्रक्रिया, फेयर ट्रायल। एलिज्ड एडल्टर को तब तक मौका पाना चाहिए कि वह अपनी दलील रख सके, अपने बचाव के प्रमाण दे सके और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। इसके अलावा कोल्यूजन और चरित्र हनन की रोकथाम भी इसका वो था मैटर। इसमें अगर एडल्टर शामिल न हो तो पक्षकार हस्बैंड और वाइफ आसानी से कोलाइड करके झूठे रंग रूटे बयान दे सकते हैं और तीसरे पक्ष को कैरेक्टराइजेशन सार्वजनिक करके उस पर अनावश्यक बदनाम करने का अवसर मिल सकता है। इश्यू फ्रेमिंग में एविडेंस एडमिशन का औचित्य।
अदालत को तब तक उस मुद्दे पर इशू फ्रेम करने या सबूतों को स्वीकार करने से रोकना चाहिए जब तक कि को रेस्पोंडेंट को इम्प्लीट न किया गया हो, अन्यथा फ्रेम्ड इशू और फाइंडिंग प्रोसीजरल तौर पर दोषग्रस्त मानी जा सकती है। आखिरकार अदालत ने प्रोसीजरल सेफगार्ड और साक्ष्य के न्याय के आधार पर कहा कि नॉन ज्वाइंडर ऐसे मामलों में गंभीर प्रभाव डाल सकती है और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई ऐसे हिस्सों में बिना ज्वाइंडर के जुरिस्डिक्शनल ओवररीच के बराबर हो सकती है। यही मूल होल्डिंग इस फैसले में अहमियत रखती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में उच्चतम प्रक्रिया नियमों यानी लोकल हाई कोर्ट रूल्स का भी उल्लेख किया है, विशेष करके रूल 6A और 6D। इलाहाबाद हाई कोर्ट्स रूल फ्रेम्ड अंडर द रिलीवेंट लेजिस्लेटिव पावर के संदर्भ में आए, जो कुछ परिस्थितियों में एलिज्ड एडल्टर को जोड़ने की रिक्वायरमेंट में एक्सेप्शन देती है या अलग ही प्रक्रिया की अनुमति देती है, जैसे कि अलग एप्लीकेशन डालकर कारण बताना कि क्यों एडल्टर को नहीं जोड़ा गया। अदालत ने कहा कि अदालत को लेजिस्लेटिव इंटेंट और लोकल रूल के शब्दार्थ को देखकर यह निश्चय करना चाहिए कि प्रोविज़न मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, और यदि मैंडेटरी है तो नॉन कंप्लायंस का निहित परिणाम किस प्रकार का हो सकता है। प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेज इस निर्णय के क्या हुए। इस फैसले का प्रत्यक्ष असर यह हुआ कि बाद के कई निर्णयों में अनेक हाई कोर्टों ने उदय नारायण केस को उद्धृत करते हुए एडल्ट्री बेस्ड पटिशन में एलिज्ड एडल्टर को नॉन ज्वाइंडर अक्सर पटिशन को खराब या बैड और नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी कर देता है, खासकर तब जब बिना उसे जोड़े मुद्दे पर आगे बढ़कर इशू फ्रेम किए गए हों अथवा सबूतों को स्वीकार किया गया हो। कई निर्णयों ने इसकी पुष्टि की और कहीं कहीं इस त्रुटि को प्रोसीजरल क्यूरेबल माना गया है, यानी कि कोर्ट में परमिट अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मद्रास, आंध्रा और तेलंगाना और अन्य उच्च न्यायालयों ने उदय नारायण के सिद्धांतों पर विचार करते हुए अपनी पंक्तियां रखी हैं। जब अपवाद अस्वीकार होते हैं, कहा गया कि हर नॉन ज्वाइंडर स्वचालित रूप से पटिशन को नकार नहीं देता है। कई मामलों में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि कारण स्पष्ट हो और कोरेस्पोंडेंट को जोड़ने से पक्ष का मकसद छिपा न जाए तो अदालत अमेंडमेंट की अनुमति दे सकती है। न्यायालयों ने यह भी कहा है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट तथा पब्लिक पॉलिसी देखी जानी चाहिए। कभी कभी एलिज्ड एडल्टर को जोड़ना इम्प्रैक्टिकल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जब वह व्यक्ति विदेश में हो या उसकी आइडेंटिटी स्पष्ट न हो। पर उदय नारायण का मूल संदेश यही है कि आमतौर पर एलिज्ड एडल्टर को इम्प्लीट करने से प्रोसीजरल फेयरनेस सुनिश्चित होता है और कोल्यूजन कैरेक्टर असैसिनेशन की संभावना कम होती है। उदय नारायण केस के सिद्धांतों के बाद के मामलों में रेफर किया गया है, जैसे कि कई हाई कोर्ट्स ने इसे एक अथॉरिटेटिव रेफरेंस माना है जब वे यह तय कर पा रहे हों कि एलिज्ड एडल्टर को जोड़ना जरूरी है या नहीं। न्यायालयों ने उदय नारायण केस को साइट करते हुए कहा कि नॉन ज्वाइंडर की गंभीरता मामले की परिस्थिति पर निर्भर करती है। यदि नॉन ज्वाइंडर से विपक्षी के नेचुरल जस्टिस के अधिकार प्रभावित हो रहे हों तो इसे फैटल माना जा सकता है। उदाहरण के लिए कई आधुनिक हाईकोर्ट डिसीजन ने उदय नारायण का केस का जजमेंट का पालन करते हुए कहा कि एलिज्ड एडल्टर को न जोड़ने पर तलाक पटिशन को अवैध माना जा सकता है। यह मामला केवल तकनीकी प्रक्रिया का नहीं है बल्कि सामाजिक नैतिक नैरेटिव का भी है। जब कोई तलाक या एडल्ट्री केस सामने आता है तो सार्वजनिक चरित्र, न्याय, पारिवारिक प्रतिष्ठा और बच्चों की भलाई भी प्रभावित होती है। उदय नारायण का केस का संदेश कहता है कि तीसरे पक्ष का नामांकन करने से अदालत पूरे तथ्यों के मामलों में निर्णय दे पाएगी और इससे गलत आरोपों से किसी की न्यायिक
ना ही चरित्र पर स्थायी दाग लगने की संभावना कम होगी। इसीलिए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट केवल कागजी नियम नहीं है, यह न्याय के मूल सिद्धांत फेयरनेस, नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है। इस आदेश की, इस निर्णय की आलोचना भी होती है, विरोध भी होता है। कुछ ने कहा है कि मैंडेटरी इम्प्लीमेंट से पीड़ित, विशेष करके महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज के कारण अलग रह रही हों, के लिए प्रक्रिया और कठिन हो जाती है, क्योंकि आरोपित थर्ड पार्टी को जोड़ने से सशक्त पक्ष को और नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए विटनेस इंटिमिडेशन या सेफ्टी कंसर्न हो सकती है। इसलिए अदालतें समान रूप से सुरक्षा निहित और संवेदनशील दृष्टि अपनाती हैं। जहां सेफ्टी कंसर्न हो वहां कोर्ट फ्लेक्सिबल होती हैं, पर सामान्य मामलों में फेयर ट्रायल के लिए एलिज्ड एडल्टरर को मौका देना आवश्यक माना जाता रहा है। यदि आप एडल्ट्री बेस्ड पटिशन दायर कर रहे हैं, एलिज्ड एडल्टर को एज को रेस्पोंडेंट शामिल करने की कोशिश कीजिए। यदि आप रेस्पोंडेंट हैं और को रेस्पोंडेंट नहीं जोड़ा गया है, तो तुरंत प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन लगाएं। यह आपकी डिफेंस का अहम हिस्सा हो सकता है। अदालत में अमेंडमेंट की मांग करने की तैयारी रखें। एफिडेविट में कारण स्पष्ट रखें कि क्यों एलिज्ड एडल्टर नहीं जोड़ा गया है। यदि ऐसा है तो अधिवक्ताओं को चाहिए कि वे लोकल हाईकोर्ट रूल्स जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स 6(a) 6(d) की धारा विस्तार से जानकारी रखें, क्योंकि ये में रूल्स प्रोसीजरल एक्सेप्शन दे सकती है। उदय नारायण वाजपेयी बनाम श्रीमती कुसुम वाजपेयी, AIR 1975, इलाहाबाद, पेज 94 एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पारिवारिक विधि में प्रोसेस और फेयरनेस के नियम सबस्टांटिव न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून केवल वाक्यांश नहीं, वह इंसान के जीवन से जुड़ी संवेदनाएं, प्रतिष्ठा और भविष्य से जुड़ा होता है। अगर आप वकील हैं, लिटिगेंट हैं या सिर्फ जागरूक नागरिक, तो इस फैसले का अध्ययन आपको प्रोसीजरल प्रूडेंस और संवेदनशील न्याय का दायरा समझाने में मदद करेगा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जजमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।